नमस्कार साथियों। मैं हूं आपका मित्र एडवोकेट अशोक चतुर्वेदी। आपके अपने लीगल चैनल अशोक लीगल ओशन पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, विधिक जानकारी की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के बारे में। साथियों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 112 है, ये डीएनए टेस्ट के बारे में बोलती है। साथियों, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले तो डीएनए टेस्ट कराना इतना आसान नहीं है। अदालतें बहुत मुश्किल से इसमें परमिशन देती हैं और बिना अदालत के परमिशन के डीएनए टेस्ट नहीं कराया जा सकता है, आप सभी लोग जानते हैं। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ये डीएनए टेस्ट मेथड है, ये बहुत सारे विवादों में, जैसे पति पत्नी के विवाद हैं तो पत्नी के चरित्र को प्रमाणित करने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं कि भाई ये तो मेरा बच्चा ही नहीं, ये तो पत्नी दुष्चरित्र है, और तलाक लेने के मामले में इसका उपयोग करते हैं। तो ऐसे मामलों में अमूमन कोर्ट परमिशन देने से बचती है। कोर्ट का ये कहना है कि भाई आप डाइवोर्स लेने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बच्चे की जो निजता है, प्राइवेसी है, उस प्राइवेसी की कीमत पर आपको डीएनए टेस्ट कराने की परमिशन नहीं दी जा सकती। तो फिर भी बहुत सारे मैटर को देखते हुए माननीय न्यायालय डीएनए टेस्ट की परमिशन दे देते हैं। साथियों, भारत में जो डीएनए टेस्ट की पद्धति है, ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, 39 साल 39 ईयर्स पहले है। 1984 में पहली बार इस पद्धति का आविष्कार किया गया था, और ये पद्धति जो डीएनए टेस्ट की है, ये अभी तक तब से बिल्कुल निर्विवाद, मतलब इस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है, सभी हर जगह मान्य है। तो साथियों, जो इंडियन एविडेंस जो एक्ट का जो 112 की मैं बात कर रहा था, इसका मैं बता दूं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के इस धारा 112 के अंतर्गत, जैसे पति पत्नी के बीच में बच्चे को लेकर विवाद हो जाता है, और लेकिन इसमें कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि किसी भी पति पत्नी की विधिमान विवाह है और उसके 280 दिन, यानी पति पत्नी के रिश्ते में जो दूरी बनी है, उसके 280 दिन बाद होने वाले बच्चे को लेकर स्वाभाविक रूप से कोई विवाद नहीं हो सकता। ऐसे मामले में जो अदालतें हैं, वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 का इस्तेमाल करती हैं, और इससे बच्चे की निजता का भी, उसकी रक्षा होती है। मतलब वो डीएनए टेस्ट की मांग को खारिज कर देती हैं और डीएनए टेस्ट की परमिशन नहीं देती हैं। लेकिन अगर आपको इसमें मतलब उसके बच्चे की जो जैविक माता पिता कौन है, उसके बारे में, पिता कौन है, माता तो उसने जन्म दिया है तो वो तो निर्वाह रूप से पता रहती है। तो बच्चे के पिता कौन है, उस पिता को जानने के लिए जो डीएनए टेस्ट होता है, उसमें डीएनए टेस्ट के लिए भारत सरकार द्वारा कानून में कुछ नियम बनाए गए हैं, और उसमें ये नियम में बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि आप छोटी छोटी बातों के लिए अपने पति पत्नी के रिश्ते खराब हुए और आप उसके ऊपर लांछन लगा दें पत्नी के ऊपर कि मेरा बच्चा ही नहीं, और डीएनए टेस्ट की मांग करें। तो इन्होंने कुछ तयशुदा नियम कानून बनाए हुए हैं, और इसमें स्पष्ट किया गया है उसमें कि किन किन हालातों में टेस्ट कराना अनिवार्य है। टेस्ट कराने के लिए सबसे पहली बात तो ये ज़रूरी है कि दोनों पक्ष, वो डीएनए का जो सैंपल लिया जाएगा उसमें सहमति हो। अगर पति या पत्नी में से कोई एक पक्ष सहमति नहीं है तो डीएनए टेस्ट नहीं हो सकता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जो टेस्ट है, ये बहुत एथराइज्ड, मतलब अधिकृत और विश्वसनीय है। और जो इसकी जो लैब रहती है, प्रयोगशाला रहती है, वो प्रयोगशाला भी, लेबोरेटरी जहाँ पर ये टेस्ट होता है डीएनए का, तो ये बड़ा विश्वसनीय और बहुत मतलब उच्च दर्जे की रहती हैं कि जहाँ पे इसका टेस्ट होता है और उनका जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो जैसी भी रिपोर्ट नेगेटिव पॉजिटिव आती है वो मान रहती है। इसमें क्या है, जैसे फादर का जो मतलब कौन इसका पिता है, वो विवाद, क्रिमिनल केस में भी
डीएनए टेस्ट होता है, जैसे कोई मर्डर वगैरह हो जाता है तो उसके मृत व्यक्ति के स्थान पर जहाँ पर घटना हुई है वहाँ पर सैंपल कलेक्ट करके डीएनए टेस्ट के लिए उसके इकट्ठे किए जाते हैं उसकी बॉडी से, और उसका डीएनए टेस्ट होता है। तो इसको क्या है, पूरे फिर गुण दोष पे देख के और पूरे उसको सुनने के बाद में फिर उसका फैसला किया जाता है। और इसमें क्या है कि जैसे अदालत में मुकदमा चलता है, मान लो पति पत्नी के केस में ही अगर अदालत से परमिशन लेके डीएनए टेस्ट हुआ तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब रिपोर्ट एकदम ऐसे दे दी, या रिपोर्ट तो ठीक है मान्य, उसमें तो कोई है ही नहीं, लेकिन फिर भी जो जिसने डीएनए टेस्ट किया है उसको भी गवाह के तौर पर बुलाया जा सकता है, और उसके भी बयान मान्य होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे लावारिस डेड बॉडी पड़ी हुई है, अब लावारिस डेड बॉडी पड़ी हुई है या एक्सीडेंट में मौत हो गई है, तो वो अभी हाल में ही उड़ीसा में रेल दुर्घटना हुई थी, बालासोर जगह थी, बालासोर में दुर्घटना हुई थी, तो वहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडी ऐसी थी कि उनको कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए डीएनए टेस्ट कराना ज़रूरी था। तो ऐसी परिस्थिति में डीएनए टेस्ट की अनुमति दे दी जाती है। लेकिन ये जैसे तलाक के केसों में है, डीएनए टेस्ट की जो परमिशन है वो अदालत के द्वारा बहुत मुश्किल से इसमें मिलती है। इसमें ऐसा नहीं है कि तुरंत डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट मिल जाए। तो हालांकि जो ये पैटर्निटी विवाद को सुलझाने के लिए है ना, ये टेस्ट रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है और विश्वसनीय है। तो ये एक जो ये पूरी कार्रवाई होती है ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के अंतर्गत होती है। तो आप अपने अगर इस टाइप के कोई विवाद हैं आप, तो अपने केस के तथ्यों के आधार पर डीएनए टेस्ट की अनुमति अदालत से ले सकते हैं और डीएनए टेस्ट करा सकते हैं। तो आपके जो डाइवोर्स वाला मैटर है उसके लिए बहुत ये उपयोगी सिद्ध होगी। तो मैं समझता हूँ साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें। हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथियों जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना न भूलें, ताकि आपके जो कमेंट हैं वो हमें बल देते हैं, हमें साहस देते हैं कि हम और अच्छे से अच्छी जानकारी लेकर आपके समक्ष आएँ और आपको लाभान्वित कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।